फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका आज के इस मॉडल सेट में। तो आज के इस मॉडल सेट में बात करेंगे पॉलिटिकल साइंस के बारे में। तो पॉलिटिकल साइंस के मॉडल सेट को देखेंगे। तो आप लोग वीडियो को अंत तक देखिएगा, जितने भी यूजी सेकेंड सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं और उनका मेजर माइनर या फिर एमडीसी में पॉलिटिकल साइंस है, तो उनके लिए वीडियो काफी महत्वपूर्ण होने वाला है, खासकर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो धीरे धीरे हम सभी सब्जेक्ट का जो है आपका मॉडल सेट डाल रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में हम पॉलिटिकल साइंस की मॉडल सेट को देख रहे हैं। तो चलिए बिना समय को गवाए वीडियो में आगे आते हैं और देख लेते हैं मॉडल सेट को। पहले सेक्शन ए से शुरू करते हैं, ठीक है। तो सेक्शन ए में आते हैं। पहले सेक्शन ए यानी कि ऑब्जेक्टिव रहता है आपका। तो सेक्शन ए में देखिए, पहला प्रश्न आपका है, भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई? तो व्हेन वाज द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया हेल्ड? भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? तो भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक आपका हुआ था 9 दिसंबर 1946 में हुआ था। तो भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुआ था? 9 दिसंबर 1946 को हुआ था, ठीक है। तो यानी कि एक का ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और पंथ निरपेक्ष शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़े गए? The word socialist and secular were added to the preamble by which constitutional amendment? तो कौन से संविधान संशोधन संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? तो देखिए, भारतीय संविधान में प्रस्तावना में समाजवादी और पंथ निरपेक्ष शब्द जो है 42वां संविधान संशोधन से जोड़ा गया था, ठीक है। तो क्लियर है, 2 का ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, 42वां संशोधन। 42वां संविधान संशोधन भी बोल सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, भारतीय संविधान का संरक्षक किसे कहा जाता है? हु इज नोन एज द गार्जियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? तो भारतीय संविधान के गार्जियन किसे कहा जाता है, यानी कि संरक्षक किसे कहा जाता है? तो वो कहा जाता है सर्वोच्च न्यायालय को कहा जाता है, सुप्रीम कोर्ट को कहा जाता है। यानी कि 3 का भी ऑप्शन सी होगा आपका, सर्वोच्च न्यायालय, ठीक है। तो देखिए एक चीज, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है, और वीडियो को भी शेयर कीजिएगा खूब। चौथा प्रश्न है, भारत की संसद कितने सदनों से मिलकर बनी है? द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी हाउसेस? तो ये जो है 2 सदनों से मिलकर बना हुआ है भारतीय संसद, यानी कि 4 का ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, 2। क्वेश्चन नंबर 5 है, भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन किसके द्वारा किया जाता है? तो भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन किसके द्वारा किया जाता है? हु इलेक्ट्स द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? तो वो है निर्वाचन मंडल। पढ़े होंगे आप, निर्वाचक मंडल यानी कि इलेक्टोरल कॉलेज, ठीक है, निर्वाचक मंडल। क्वेश्चन नंबर 6 है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 किससे संबंधित है? आर्टिकल 32 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू? तो ये है संवैधानिक उपचार का अधिकार, राइट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल रेमिडीज, ठीक है। तो यानी कि 6 का ऑप्शन बी हो जाएगा। 7 नंबर है, संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो द प्रोड्यूसर फॉर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इज प्रोवाइडेड अंडर विच आर्टिकल? तो ये आर्टिकल 368 में आता है, यानी कि अनुच्छेद 368 में आता है, ठीक है। तो 7 का ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? सी हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 है, भारत का निर्वाचन आयोग एक संस्था है। द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज अ डैश बॉडी? तो कैसी संस्था है? संवैधानिक संस्था है, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ठीक है। तो 8 का ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 9 है, भारत में राष्ट्रीय आपातकाल किस अनुच्छेद के अंतर्गत घोषित किया जाता है? नेशनल इमरजेंसी इन इंडिया इज डिक्लेयर्ड अंडर विच आर्टिकल? तो ये जो है 352 आर्टिकल के तहत घोषित किया जाता है आपातकालीन, ठीक है, अनुच्छेद 352 के तहत। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 है, पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा किस संशोधन द्वारा दिया गया? विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट गेव कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस ऑफ द पंचायती राज सिस्टम? तो ये जो है 73वां संविधान संशोधन, ठीक है। तो इस प्रकार आपका सेक्शन ए कंप्लीट हो गया। अब आगे आते हैं, सेक्शन बी है आपका। सेक्शन बी में आपको शॉर्ट क्वेश्चन आता है। तो सेक्शन बी का पहला प्रश्न है आपका, संविधान सभा की संरचना एवं
संविधान निर्माण की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब द कंपोजिशन ऑफ द कंस्टिट्यूएंट असेंबली एंड द प्रोसेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मार्किंग मेकिंग। चलिए तो इसका आंसर देख लेते हैं। भारतीय संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन योजना 1946 के आधार पर किया गया था। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुआ था, जिसकी अध्यक्षता अस्थायी रूप से डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की। बाद में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष चुने गए। संविधान निर्माण के लिए विभिन्न समितियां गठित की गई। इनमें प्रारूप समिति यानी कि ड्राफ्टिंग कमेटी सबसे महत्वपूर्ण थी, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर खुद थे। ठीक है, आगे आते हैं। तो आगे संविधान निर्माण के दौरान प्रत्येक अनुच्छेद पर विस्तृत चर्चा की गई। लगभग 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन तक विचार विमर्श के बाद संविधान तैयार हुआ। तो यही आपको देखने को मिलता है कि संविधान कितने दिन में संविधान को बनाने में कितने समय लगा। तो वही आप पढ़ते हैं 2 वर्ष 11 महीना और 18 दिन। इसे 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया तथा 26 जनवरी 1950 से लागू किया गया। भारतीय संविधान विश्व का सबसे विस्तृत लिखित संविधान है। इसमें लोकतंत्र, न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के आदर्शों को अपनाया गया है। संविधान निर्माण की यह प्रक्रिया भारतीय लोकतंत्र के इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धियों में से एक मानी जाती है। चलिए तो अब दूसरा प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के प्रमुख आदर्शों की व्याख्या कीजिए। एक्सप्लेन द मेन आइडियल्स ऑफ द प्रीएम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो देखिए, भारतीय संविधान की प्रस्तावना संविधान का परिचय पत्र मानी जाती है। इसमें संविधान का उद्देश्य, आदर्श तथा मूल दर्शन का उल्लेख किया गया है। प्रस्तावना के अनुसार भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य है। ठीक है, तो जैसा कि अगर आप संविधान पढ़े होंगे कभी स्कूल लाइफ में, तो पढ़ेंगे, शुरू होता है यहाँ से, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को आर्थिक, राजनीतिक, ये सब पढ़े होंगे ना, तो वही है। तो ये पूरा रूपरेखा बताता है संविधान की जो प्रस्तावना है, संविधान की पूरा रूपरेखा को बताता है। प्रस्तावना सभी नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, अवसर की समानता तथा व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता एवं अखंडता सुनिश्चित करने का संकल्प व्यक्त करती है। 42वें संविधान संशोधन 1976 में जो हुआ लागू, उस संशोधन किया गया 1976 में 42वां संविधान संशोधन। इसके द्वारा इसमें समाजवादी पंथ निरपेक्ष तथा अखंडता शब्द जोड़ा गया। सर्वोच्च न्यायालय ने भी प्रस्तावना को संविधान की मूल भावना माना है। यह संविधान की व्याख्या करने में मार्गदर्शक का कार्य करती है तथा भारतीय लोकतंत्र के मूल आदर्शों को स्पष्ट करती है। ठीक है, तो अगला प्रश्न है आपका, भारतीय संसद की संरचना एवं कार्यों का वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब द कंपोजिशन एंड फंक्शंस ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट। तो चलिए देख लेते हैं। भारतीय संसद देश की सर्वोच्च विधायिका है। इसका गठन राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर होता है। लोकसभा जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदन है, जबकि राज्यसभा राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है। संसद का सबसे महत्वपूर्ण कार्य कानून बनाना है। इसके अतिरिक्त संसद बजट पारित करती है, सरकार के कार्यों पर नियंत्रण रखती है तथा राष्ट्रीय महत्व के विषयों पर चर्चा करती है। संसद संविधान संशोधन भी कर सकती है और आवश्यक होने पर राष्ट्रपति के महाभियोग जैसी संवैधानिक प्रक्रियाएं भी संपन्न करती है। लोकसभा मंत्रिपरिषद को उत्तरदायी बनाती है और अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से सरकार को पद से हटा सकती है। संसद भारतीय लोकतंत्र का प्रमुख स्तंभ है और जनता की इच्छाओं का प्रतिनिधित्व करती है, इसलिए इसे लोकतांत्रिक शासन प्रणाली का आधार माना जाता है। तो इस प्रकार जो है कोई भी गवर्नमेंट मनमानी नहीं कर सकती है। अगर ऐसा होता है तो के खिलाफ कार्रवाई हो सकता है पार्लियामेंट के तहत। मौलिक अधिकार क्या है, इनके महत्व का वर्णन कीजिए। तो फंडामेंटल राइट्स क्या है, इसके बारे में जानना है। तो चलिए देख लेते हैं मौलिक अधिकार के बारे में। व्हाट आर फंडामेंटल राइट्स, एक्सप्लेन देयर इंपॉर्टेंस। तो मौलिक अधिकार वे अधिकार हैं जो भारतीय संविधान द्वारा प्रत्येक नागरिक को प्रदान किए गए हैं। इनका उद्देश्य नागरिकों के व्यक्तित्व का विकास करना तथा उनकी स्वतंत्रता और सम्मान की रक्षा करना है। संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 तक इनका वर्णन किया गया, लेकिन वर्तमान समय में अभी जो देखा जा रहा है ऐसा कुछ हो नहीं रहा है। ठीक है, खैर, प्रमुख मौलिक अधिकार है समानता का अधिकार। प्रमुख मौलिक अधिकार में क्या क्या आता है, तो देखिए, प्रमुख मौलिक अधिकार में आपका आ जाता है समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार तथा संवैधानिक उपचार का अधिकार।
इन अधिकारों का महत्व अत्यधिक है क्योंकि ये नागरिकों को मनमानी सरकारी कार्यवाही से सुरक्षा प्रदान करते हैं। यदि किसी मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है, तो नागरिक सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय की शरण ले सकते हैं। मौलिक अधिकार लोकतंत्र की सफलता और नागरिकों की गरिमा के लिए अत्यंत आवश्यक है। समझ गए आप फंडामेंटल राइट्स क्या होता है, मौलिक अधिकार क्या होता है? तो अब 5वां प्रश्न है, संविधान संशोधन की प्रक्रिया का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। ब्रीफली एक्सप्लेन द प्रोसीडर प्रोसीडर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। संविधान संशोधन के बारे में जानना है, ठीक है? तो चलिए देख लेते हैं। भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया अनुच्छेद 368 में दी गई है। संविधान को समय के अनुसार प्रासंगिक बनाए रखने के लिए संशोधन आवश्यक होते हैं। संशोधन का विधेयक संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। कुछ संशोधन साधारण बहुमत से, कुछ विशेष बहुमत से तथा कुछ संशोधन विशेष बहुमत के साथ साथ कम से कम आधे राज्यों की स्वीकृति से पारित किए जाते हैं। वे डिपेंड करता है कि ये संविधान संशोधन किस आधार पर किया जा रहा है, किस लिए किया जा रहा है, ठीक है? संसद द्वारा विधेयक पारित होने के बाद राष्ट्रपति की स्वीकृति मिलने पर वह संविधान संशोधन अधिनियम बन जाता है। तो अंतिम स्वीकृति जो है राष्ट्रपति के द्वारा होता है और अंत में वह सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जारी करती है। अब तक संविधान में अनेक संशोधन किए जा चुके हैं। इनमें 42वां, 44वां, 73वां और 74वां संविधान संशोधन विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। संशोधन की व्यवस्था संविधान को लचीला तथा समयानुकूल बनाए रखने में सहायक है, क्योंकि समय दर समय हमेशा समय एक नहीं रहता है, तो समय के साथ बदलना पड़ता है हर एक चीज को, इसलिए ऐसा सुविधा है अपने भारतीय संविधान में। छठा प्रश्न है, भारत के निर्वाचन आयोग इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के कार्यों एवं महत्व का वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब द फंक्शंस एंड इम्पोर्टेंस ऑफ द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो इसका क्या कार्य होता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया? आप सिर्फ इतना जानते हैं कि वो इलेक्शन करवाता है, बाकी आप और क्या क्या है तो चलिए देख लेते हैं। भारत का निर्वाचन आयोग एक स्वतंत्र एवं संवैधानिक संस्था है जिसका गठन अनुच्छेद 324 के अंतर्गत किया गया है। इसका मुख्य कार्य देश में स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव कराना है। निर्वाचन आयोग मतदाता सूची तैयार करता है, चुनाव कार्यक्रम घोषित करता है, राजनीतिक दलों को मान्यता देता है तथा चुनाव चिन्ह आवंटित करता है। यह आदर्श आचार संहिता के पालन की निगरानी करता है और चुनाव के दौरान निष्पक्षता सुनिश्चित करता है। बाकी आचार संहिता क्या होता है इसके बारे में अगर आप जानते हैं तो कमेंट में जरूर बताइएगा, ठीक है? आयोग चुनाव प्रक्रिया में होने वाली अनियमितताओं पर कार्रवाई करने का अधिकार भी रखता है। लोकतंत्र की सफलता निष्पक्ष चुनावों पर निर्भर करती है, इसलिए निर्वाचन आयोग की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाती है। यह संस्था जनता के मताधिकार की रक्षा करती है तथा लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत बनाती है। तो अब बताइए आप कमेंट में कि अभी अध्यक्ष कौन है इसका, निर्वाचन आयोग का अध्यक्ष कौन है? आप कमेंट में जरूर बताइएगा, ठीक है? चलिए अब आ जाते हैं सेक्शन सी में। तो सेक्शन सी आपका है लॉन्ग क्वेश्चन टाइप। तो चलिए पहला प्रश्न है इसका, भारतीय संविधान निर्माण की प्रक्रिया तथा संविधान सभा की भूमिका का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब द कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग प्रोसेस एंड द रोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इन डिटेल। भारतीय संविधान विश्व का सबसे विस्तृत लिखित संविधान है। इसका निर्माण स्वतंत्र भारत के लिए लोकतांत्रिक, न्यायपूर्ण एवं समावेशी शासन व्यवस्था स्थापित करने के उद्देश्य से किया गया। संविधान निर्माण का कार्य संविधान सभा द्वारा किया गया, जिसका गठन कैबिनेट मिशन योजना 1946 के आधार पर हुआ। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई। इस बैठक की अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की। बाद में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष चुने गए। संविधान का प्रारूप तैयार करने के लिए कई समितियां बनाई गई। इसमें प्रारूप समिति सबसे महत्वपूर्ण थी, तो याद रखिएगा ड्राफ्टिंग कमेटी, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर थे। उन्हें भारतीय संविधान का प्रमुख शिल्पकार कहा जाता है। संविधान सभा ने प्रत्येक अनुच्छेद पर विस्तृत चर्चा की। विभिन्न विचारों, सुझावों और संशोधनों पर गंभीर बहस के बाद संविधान तैयार किया गया। संविधान निर्माण में लगभग 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन का समय लगा। संविधान 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत, अधिनियमित एवं आत्मसमर्पित किया गया तथा 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से लागू किया गया। इसको हम गणतंत्र दिवस के नाम पे मनाते हैं हर 26 जनवरी को। इस दिन भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य बना था, ठीक है? भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, मौलिक कर्तव्य, संघीय शासन, स्वतंत्र न्यायपालिका तथा संसदीय शासन प्रणाली जैसी महत्वपूर्ण व्यवस्थाएं शामिल की गई। इस प्रकार संविधान सभा ने लोकतांत्रिक मूल्यों पर आधारित संविधान बनाकर भारतीय लोकतंत्र की मजबूत नींव रखी। संविधान सभा का योगदान भारतीय इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धियों में से एक माना जाता है, ठीक है? बिल्कुल
बहुत मेहनत हुआ था इसके लिए और आज़ादी के लिए बहुत सारा कुर्बानी भी हुआ था, बहुत समय लगा था इसीलिए, ठीक है। भारतीय संसद की संरचना, शक्तियों एवं कार्यों का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब द कंपोजिशन, पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट इन डिटेल। भारतीय संसद देश की सर्वोच्च विधायी संस्था है। भारतीय संविधान के अनुसार संसद 3 अंगों से मिलकर बनती है, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा जनता का सदन है जिसके सदस्य प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा चुने जाते हैं। राज्यसभा राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करती है। संसद का सबसे प्रमुख कार्य कानून बनाना है। संसद देश के विभिन्न विषयों पर विधेयक पारित करती है और राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद वे कानून बन जाते हैं। संसद वार्षिक बजट पारित करती है तथा सरकार के आय व्यय पर नियंत्रण रखती है। संसद कार्यपालिका पर भी नियंत्रण रखती है। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। लोकसभा अविश्वास प्रस्ताव पारित कर सरकार को पद से हटा सकती है। संसद राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय महत्व के विषयों पर चर्चा करती है तथा जनहित के मुद्दों को उठाती है। संविधान संशोधन ने भी संसद की महत्वपूर्ण शक्ति है। संविधान संशोधन भी संसद की महत्वपूर्ण शक्ति है। अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संसद संविधान में संशोधन कर सकती है। इसके अतिरिक्त राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के निर्वाचन तथा महाभियोग जैसी संवैधानिक प्रक्रियाओं में भी संसद की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। भारतीय संसद लोकतंत्र का प्रमुख स्तंभ है। यह जनता की इच्छाओं का प्रतिनिधित्व करती है तथा सरकार को उत्तरदायी बनाकर लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत करती है। तीसरा प्रश्न है आपका, मौलिक अधिकार राज्य के नीति निर्देशक तत्व एवं मौलिक कर्तव्यों का तुलनात्मक विवेचन कीजिए। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार राज्य के नीति निर्देशक तत्व तथा मौलिक कर्तव्य लोकतांत्रिक व्यवस्था के 3 महत्वपूर्ण आधार हैं। इनका उद्देश्य नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करना, राज्य को कल्याणकारी नीतियां अपनाने के लिए प्रेरित करना तथा नागरिकों को अपने कर्तव्यों के प्रति जागरूक बनाना है। मौलिक अधिकार संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 तक वर्णित है। ये नागरिकों को समानता, स्वतंत्रता, शोषण के विरुद्ध संरक्षण, धार्मिक स्वतंत्रता, सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार तथा संवैधानिक उपचार का अधिकार प्रदान करते हैं। इनका उल्लंघन होने पर नागरिक न्यायालय की शरण ले सकते हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्व संविधान के अनुच्छेद 36 से 51 तक दिए गए हैं। इनका उद्देश्य सामाजिक एवं आर्थिक न्याय स्थापित करना तथा कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है। ये न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराए जा सकते लेकिन शासन के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत है। मौलिक कर्तव्य संविधान के अनुच्छेद 51A में वर्णित है। इन्हें 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया। इनमें संविधान का सम्मान करना, राष्ट्रीय एकता बनाए रखना, पर्यावरण की रक्षा करना, वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करना तथा सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना शामिल है। इस प्रकार मौलिक अधिकार नागरिकों को अधिकार प्रदान करते हैं, नीति निर्देशक तत्व राज्य को दिशा देते हैं तथा मौलिक कर्तव्य नागरिकों को अपने दायित्वों का बोध कराते हैं। तीनों मिलकर भारतीय लोकतंत्र को सुदृढ़ बनाते हैं। अब अंतिम प्रश्न है, भारतीय संविधान में आपातकालीन प्रावधानों का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। इमरजेंसी प्रोविजंस, ठीक है। भारतीय संविधान में राष्ट्रीय संकट की स्थिति में निपटने के लिए आपातकालीन प्रावधान किए गए हैं। इनका उद्देश्य देश की एकता, अखंडता, सुरक्षा तथा संवैधानिक व्यवस्था की रक्षा करना है। आपातकालीन प्रावधान भाग कितना है ये 18 भाग 18 अनुच्छेद 352 से 360 में दिए गए। भारतीय संविधान में 3 प्रकार के आपातकाल का प्रावधान है। पहला राष्ट्रीय आपातकाल, आर्टिकल 352, युद्ध, बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल घोषित कर सकते हैं। इस दौरान केंद्र सरकार की शक्तियां बढ़ जाती है तथा कुछ मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। दूसरा राज्य आपातकाल या राष्ट्रपति शासन। यदि किसी राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाए तो राष्ट्रपति उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू कर सकते हैं। ऐसी स्थिति में राज्य का प्रशासन राष्ट्रपति के अधीन आ जाता है, यानी कि पूरा कंट्रोल राष्ट्रपति का हो जाता है। वित्तीय आपातकाल, आर्टिकल 360, यदि देश की वित्तीय स्थिरता या साख को खतरा हो तो वित्तीय आपातकाल घोषित किया जा सकता है। इस दौरान केंद्र सरकार राज्यों को वित्तीय निर्देश दे सकती है तथा सरकारी कर्मचारियों के वेतन में भी कटौती की जा सकती है। आपातकालीन प्रावधानों का उद्देश्य संकट के समय प्रभावी शासन सुनिश्चित करना है, किंतु इनका उपयोग संविधान की भावना एवं लोकतांत्रिक मूल्यों के अनुरूप ही किया जाना चाहिए।
इस प्रकार भारतीय संविधान के आपातकालीन प्रावधान देश की सुरक्षा और संवैधानिक व्यवस्था बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो इस प्रकार आपका पॉलिटिकल साइंस का जो है मॉडल सेट कंप्लीट हो जाता है। तो अगले वीडियो में हम फिलोसफी और फिजिक्स के मॉडल सेट को देखेंगे। तो आप लोग हमारे चैनल पे इसी तरह जुड़े रहिए और वीडियो को शेयर कीजिए। अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।